आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर। जी चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। ये चैप्टर से ही पता, जो चैप्टर का हेडिंग है इसी से पता चल रहा है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे फूड रिसोर्सेज के बारे में। जो अभी के समय में इतना तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ रही, तो उसे रिक्वायरमेंट क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट है, तो किस प्रकार से हम लोग उसके फूड में अर्थात फूड में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या कि हम उतना ही खेत या जो फील्ड हमारे पास है उसमें उतना ही एरिया में ज्यादा से ज्यादा कितना हम लोग फसल को उत्पादन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप में किस प्रकार से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक टॉपिक निकल कर आती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल क्या होता है, नियमित एग्रीकल्चर, कृषि कार्य। तो सस्टेनेबल मीन्स क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट करते हुए जाएंगे। समझेंगे आगे किस प्रकार से करेंगे। द एडोप्शन ऑफ द वेरियस फार्मिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर एल्ड। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का फार्मिंग प्रोसेस को अपनाएंगे और जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का बढ़िया तरीका से मैनेजमेंट करेंगे, तो फाइनली क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा एग्रीकल्चर में, अर्थात हमारा उत्पादन ज्यादा होगी। कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया है, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये किस प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसका सुरक्षित रखेंगे, कंजर्व कर रखेंगे। इन्वायरमेंट बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। इन्वायरमेंट बैलेंस मीन्स हुआ क्या कि हम लोग ज्यादा पोल्यूशन नहीं करेंगे। कॉपिंग विद द हैगिंग ह्यूमन नीड्स, और जितना ह्यूमन को नीड्स है उसके बेस पे क्या है, चेंजेस होना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे जो सबसे देखा जाता है प्रोडक्शन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे जो हम लोग का प्रॉफिट देखने को मिलता है प्रोडक्शन पे, लार्ज अमाउंट में क्या हम लोग वहां पे प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल कंट्रोल, हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल। बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल मीन्स क्या हुआ कि हम लोग जो भी खेती करेंगे उसके लिए अर्थात जो फील्ड है, फील्ड में जो भी न्यूट्रिशनेबल्स होगा वो फिर से रिसाइकल हो जाएंगे। प्रोटेक्ट रिन्यू सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होगा कि जो हमारा जो सॉइल का फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता, वो फिर से क्या रिन्यू हो जाएगी। एंड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट एंड यूज फार्म रिसोर्सेज। अब हम लोग जब वहां पे जो भी फसल हुआ तो उसमें हम लोग जब उसका सही तरीका से मैनेजमेंट करेंगे तो वहां पे आकर निकल कर आती है फार्म। तो क्या उसके लिए एक बढ़िया तरीका से फार्म रिसोर्सेज हम लोग यूज करेंगे। reduce use of non-renewable resources and the purchase production input, और जो भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स हुआ क्या, वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, तो उसे हम लोग क्या कम से कम यूज करेंगे। प्रोवाइड एन एडिक्यूट एंड डिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम, और हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कितना से कितना हम लोग इनकम के लिए सोर्स क्रिएट कर सके। प्रमोट सोशलिटी फैमिली फार्मिंग, फार्म कम्युनिटीज, हम लोग क्या करेंगे, फैमिली को कम्युनिटीज को, समुदाय को क्या करेंगे, फार्मिंग के लिए अग्रसित करेंगे। इसके बाद हम लोग सजेस्ट करेंगे सारे लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, ताकि मिट्टी का फर्टिलिटी बना रहे। Organic farming, it is the practice that raising crops which is the have not polluted with the use of manure, biofertilizer and the biopesticide. Organic farming means क्या हुआ, इस फार्मिंग इन विच फार्मिंग क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स का हम लोग यूज करते हो। तो एग्जाम्पल के लिए
जैसे जो गोबर्स होता है, जो भी फार्म वेस्ट होता है, वो सब क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगी। ये प्रिवेंट पोल्यूशन, ये क्या करता है, पोल्यूशन को बचाता है, सॉइल पोल्यूशन होने से बचाती है। एनी कंपोनेंट आवर एनवायरमेंट। फार्म वेस्टेज आर रिसाइकल, जो भी फार्म वेस्टेज होता है, जो भी हमारा फार्म से वेस्टेज निकल रही होती है, वो सारा क्या रिसाइकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे जो भी वेजिटेबल, जो भी आता है वेजिटेबल, जो भी वेस्टेज होता है, वो सारा मिट्टी में क्या होता है, जाकर के सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। द फूड्स ऑप्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्री द पेस्टिसाइड टॉक्सिक केमिकल, और उससे जो हमारा जो फूड ऑप्टेन होगा, जो वहां से फूड निकल कर आएगी, वो क्या होगा, पेस्टिसाइड और टॉक्सिक केमिकल से फ्री होगी। अर्थात उसमें ये सब केमिकल्स की मात्रा नहीं देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन द सॉइल हेल्थ, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होगा, सॉइल का हेल्थ बना रहेगा, उसका फर्टिलिटी बना रहेगी। द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप इंसेक्ट पेस्ट बेस्ड अंडर द चेक, और इस प्रकार से क्रॉपिंग सिस्टम करना चाहिए। इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड, किस प्रकार से हम लोग खेती में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। Agriculture is the science, the practice of farming, which is the mainly involve the learning livestock, cultivating and the land, raising crop, harvesting, marketing, produce। ये सारे क्या प्रोसेस में हमारा ये कंप्लीट होता है। कल्टीवेशन कराते हैं, रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को हम लोग क्या उसमें लगाते हैं, जो जो भी फसल चाहिए, फिर उसका फिर पकने के बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद उसे मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक से जो डिस्कस करते हैं, पहला है खरीफ क्रॉप, जिसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल बोलते हैं। खरीफ फसल। दियर द मानसून रेनी, ये हम लोग रेनी सीजन या मानसून सीजन में हम लोग लगाते हैं। क्रॉप ग्रो टू द हॉट वेट कंडीशन, और उस समय का जो कंडीशन है, अर्थात वेदर कंडीशन, वो हॉट और वेट होती है। दिस क्रॉप्स ऑन द बिगनिंग रेनी सीजन, जून जुलाई में हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं खरीफ फसल का, और हम लोग हार्वेस्टेड कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर में। एंड ऑफ मानसून में हम लोग क्या इसे कटाई कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए राइस आ जाएगी, धान, मैज, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक ग्राम, ये सारे खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आ जाएगी। याद रखना है, खरीफ क्रॉप जो है हम लोग क्या करेंगे, जून जुलाई में हम लोग लगाते हैं, और सितंबर अक्टूबर में हम लोग हार्वेस्टेड कर लेते हैं, यथार्थ में कटाई कर लेते हैं। इसके बाद है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप दी आर द नॉन मानसून सीजन क्रॉप, ये मानसून में हम लोग नहीं लगाते हैं। क्रॉप विल द कॉल्ड, ये कब कॉल्ड सीजन में लगाते हैं, जब ठंडी के दिन आती है। नियर बाय द ड्राई कंडीशन, अर्थात ड्राई कंडीशन जैसे ही खत्म होने वाली रहती है। दिस द क्रॉप आर द ऑन द अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में हम लोग लगाते हैं रबी क्रॉप को। जैसे खरीफ फसल कटाई होती है, उसके बाद हम लोग रबी क्रॉप लगाते हैं। व्हेन द मैनेजर रिट्रेट, जहाँ पे मानसून चेंज हो रही होती है। दिस क्रॉप आर द हार्वेस्टेड, हम लोग फिर इसको मार्च अप्रैल में हम लोग काट लेते हैं। जैसे हॉट सीजन स्टार्ट होता है, उससे पहले हम लोग इसको काट लेते हैं। व्हीट आ जाएगा, इसमें बार्ली आ जाएगा, ग्राम, मस्टर्ड, लिनियर पी। एक और होता है जायद फसल होता है, जो हम लोग मार्च अप्रैल लगाएंगे और जून जुलाई तक में काट लेंगे। उसमें हम लोग कद्दू, लौकी, ये सारे आ जाएंगे उसमें। इम्प्रूवमेंट ऑफ एल्ड, अब यहाँ से आती है किस प्रकार से हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे कृषि कार्य करने में। 3 साइंटिफिक अप्रोचेस है, वैज्ञानिक पद्धति है, जिसका एडॉप्ट इंडिया में एडॉप्ट भी किया जाता है, और जिससे हाई यील्ड फ्रॉम द आवर एग्रीकल्चर फार्म, हमारे एग्रीकल्चर फार्म से बहुत ज़्यादा उपजाऊ देखने को मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो वो जो 3 साइंटिफिक अप्रोचेस है, जिसमें से फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये जो तीनों हैं, जो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, अर्थात किस प्रकार से हमें प्रोडक्शन कराना है, उसके जैसा उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है। वेराइटी मैनेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट जो फसल से हमारे, उसके वेराइटी पे डिफाइन करना है कि क्या फसल हम लगा रहे हैं, वो सारी चीजें हमें उसके लिए एनालिसिस करना चाहिए। क्रॉप प्रोटेक्शन, अब जब वो कृषि लगा दिए तो उसको प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, या फिर जो छोटे छोटे कीड़ा जो उसमें
जो कीड़ा जो अटैक कर देता है वो सारे को बचाने के लिए प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। तो देखेंगे बारीकी से। पहला क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर टू द कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन पे सबसे बड़ा मैनेजमेंट करना जरूरी है, और वेरियस एस्पेक्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में टू द ऑब्टेन मैक्सिमम बेस्ट यील्ड। जो सबसे बढ़िया फसल हो उसका हम लोग चयन करेंगे। द फ्लोइंग थ्री कंपोनेंट। पहला क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो भी हम फसल लगा रहे हैं पहले वो चेक कर लेंगे कि उस मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट है पूरी तरीका से है कि नहीं, नहीं है तो उसको पहले मैनेज करेंगे। इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की मीन्स हुआ क्या है कि कंट्रोलिंग सिलेक्शन टाइमिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई द क्रॉप, अर्थात सप्लाई क्रॉप्स को मिलना चाहिए जब जिस समय उसे रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट का। एग्जाम्पल के लिए एयर से कार्बन, ऑक्सीजन, माइक्रो न्यूट्रिएंट इक्वल टू वाटर, हाइड्रोजन, सॉइल, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारा सॉइल में अवेलेबल होती है। इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट टाइप बताया है 6-7 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो न्यूट्रिशन एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो और माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आ जाएगा, दे आर रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो बड़ा, लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो स्मॉल। तो वेरी स्मॉल अमाउंट में ये क्या होगा, प्रेजेंस होगा, और ये लार्ज क्वांटिटीज में होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ईच माइक्रोन्यूट्रिएंट, सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा सब क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, आपस में सब क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, तब तो लार्ज अमाउंट में होगी। और ये क्या होगा, क्यूट, कंसंट्रेट नहीं होगी क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में होती है। प्लांट्स इज मोर, प्लांट्स को ज्यादा चाहिए और इसे लो भी चाहिए, इसकी बेसिस पे भी होता है। दी टेक पार्ट टू द बिल्डिंग प्लांट बॉडी डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। और ये जो न्यूट्रिशन होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, ये क्या करता है, प्लांट्स का बॉडी को ग्रोथ करती है और डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर अर्थात तो उसका लीफ हो गया, रूट्स हो गए, वो सारे ग्रोथ करेंगे। इधर जो माइक्रो जो स्मॉल अमाउंट में वो क्या करेगा, सिर्फ नो सच फंक्शन, केवल ये फंक्शन कोई प्रॉपर तरीका से देख नहीं पाता। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये साल पर ये हो जाएगा माइक्रो, अर्थात लार्ज क्वांटिटीज में होता है। इसके अलावा जो हम देखें तो आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, ये सारे क्या है, स्मॉल अमाउंट में होता है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे माइक्रो, और ये हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे माइनर और फर्टिलाइजर क्या है। डिफिशियंसी of plant texture and the organic matter soil the made by the adding the minor fertilizer to the soil crop field। जब हम लोग सही तरीका से खेती में अर्थात जो क्रॉप फील्ड है हमारा, जो कृषि के लिए जो कार्ड के लिए जो हमारे पास खेती है, जब उसमें हम लोग सही तरीका से ऑर्गेनिक मैटर का यूज नहीं करते तो वहां पे क्या डिफिशियंसी देखने को मिलता है, अर्थात कोई प्लांट ऐसा है जो क्या है, प्लांट सही तरीका से ग्रोथ नहीं करता है। मैन्योर इधर नेचुरल फर्टिलाइजर है, मैन्योर हम लोग बोलते हैं क्या, मैन्योर तरीका से, अर्थात क्या है जो नेचुरल फर्टिलाइजर हो। मैन्योर द प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोज्ड एनिमल एक्सेट्रा। ये जो मैन्योर जो बना, मैन्योर क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर, याद रखना है इसे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग बनाते कैसे हैं, सिंपल सा, जो एनिमल का एक्सेट्रा रहता है इसको हम लोग गोबर बोलते हैं। प्लांट बेस्ड जो होता है, प्लांट्स का जो पौधा हो गया वो सारे सड़गल के क्या डिकम्पोज करके मैन्योर अर्थात नेचुरल फर्टिलाइजर बनाता है, फिर हम इसे क्रॉप फील्ड में छिड़काव कर देते हैं। इंक्लूड द फॉर्मेट मैनर, एफवाईएम कंपोस्ट, ग्रीन मैनर, वर्मी कंपोस्ट भी इसे बोलते हैं हम लोग, ये होता है नेचुरल फर्टिलाइजर। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये क्या है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं देखने को मिल रही है, और इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी बना रहेगी। मैन्योर इंक्रीज द सॉइल विद द न्यूट्रिशन, इससे क्या होगा कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भरा पड़ा होगा। मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस, याद रखना ह्यूमस, ह्यूमस बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा होता है। सॉइल द रिस्टोर्ड सॉइल टेक्सचर एंड द बेटर डिहाइड्रेशन वाटर एरेशन ऑफ सॉइल। और ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या करता है, सॉइल में सॉइल को टेक्सचर बना के रखता है,
The organic matter manure provide the food for soil. Organic decomposer share the bacteria, fungi and the provide the nutrition in plant. और ये जो मैन्योर है अर्थात जो नेचुरल फर्टिलाइजर है ये क्या करता है प्लांट्स को सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। डिसएडवांटेज क्या है? मैन्योर बल्कि विथ लो न्यूट्रिशन कंटेंट। मैन्योर के पास जो है न्यूट्रिशन की कमी होती है, लो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट होती है, सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होती है। द न्यूट्रिशन गेट द रिलीज स्लोली अनेबल टू द फुलफिल द हाई रेट द डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू द इंप्रूव हाइल्ड इन द हाइब्रिड क्रॉप्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी के समय में क्या कर रहे हैं हम लोग हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड सीड जिसमें हम लोग कद्दू देखते लंबा लंबा होता है, सारे जो फसल है वो लंबे लंबे होते हैं। तो जो हाइब्रिड जो सीड का हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसे क्या चाहिए, बहुत ही फास्ट रैपिडली बहुत ही फास्ट चाहिए न्यूट्रिशन से ग्रोथ के लिए। अब ये जो हम लोग जो माइनोर था जो माइनोर या इसको क्या बोल रहे थे माइनोर या फिर ऑर्गेनिक मैटर, हाँ ऑर्गेनिक मैटर जो उसको बोल रहे थे तो ये जो है तो फुलफिल नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें क्या है लो न्यूट्रिशन कंटेंट है और वहाँ जो हमारा फसल है वो क्या है हाइब्रिड है, उसे चाहिए फास्ट चाहिए तो ये फुलफिल नहीं कर पाएगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो उससे क्या होगा हाइब्रिड सीड होने के बाद भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेगी। मैनुअल नॉन न्यूट्रिशन स्पेसिफिक है ना, इसके पास स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं होती है, ये याद रखना है। अब इसके टाइप्स ऑफ मैन्यूर की बात करते हैं। मैन्यूर का टाइप भी बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं, पहला है फार्मिंग फार्म यार्ड मैनर FYM, दूसरा है कंपोस्ट, थर्ड है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट या इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, कंपोस्ट का ही टाइप है। इसके बाद ग्रीन मैनर। तो फार्म मैन्यूर क्या होता है कि फॉर डिकम्पोज और मिक्सचर ऑफ द केटल एक्सेट्रा जिसको हम लोग डंग बोलते हैं, गोबर, यूरिन, लिटल, ये सारे मिलके बनाते हैं लेफ्ट ओवर द मैटर टू द रेफेज इन द फॉडर, इसको बोलते हैं हम लोग FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैनर। अर्थात जो डंग से यूरिन लिटल लीडरशिप ये सब करने होंगे उसको बोलेंगे फार्म यार्ड मैनर। कंपोस्ट किसे बोलेंगे? प्रिपेयर फार्म टाउन टू द रिफ्यूज वेजिटेबल, जो वेजिटेबल होगा प्लांट्स, एनिमल रिफ्यूज एक्सेट्रा, डोमेस्टिक एनिमल जो कैटल, गॉट, सीप, हॉर्स, डंकी, कैमल, डॉग, कैट, ये सारे जो जो रिलीज करते हैं वो सबसे जो बने होंगे सीवेज बेड से, उसे बोलेंगे हम लोग कंपोस्ट बोलेंगे। किस प्रकार से हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं? तो एक वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया एग्जांपल है। डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट थ्रू द कंजप्शन बाय द अर्थवॉर्म, जो केंचुआ होता है अर्थवॉर्म, ये क्या करता है सारे को डिकम्पोज करता है और कंजप्शन करता है, सारे को डिग्रेडेशन तोड़ता है सारे ऑर्गेनिक वेस्टेज को, जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं। एंड अर्थवॉर्म द फिजिकली एंड द एरोरेटर क्रशर मिक्सचर, और ये क्या करते हैं वो सारे को क्रश कर देते हैं और क्रश करके सारे को मिक्स करता है मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ। केमिकल डिग्रेडेड बायोलॉजिकल स्टिमुलेट डिकम्पोजिशन, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, अर्थात डिकम्पोज कर देता है। इसके बाद एक ग्रीन मैनोर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैनोर इंक्लूड द ग्रोइंग, इसमें क्या आएगा जो ग्रो कर रही है, मल्टी द बाय द फ्लाइंग एंड द मिक्सिंग द ग्रीन क्रॉप्स, और फिर क्या होगा हम लोग मिक्स कर देंगे ग्रीन क्रॉप विद द सॉइल, मिट्टी के साथ, इंप्रूव फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द सॉइल फर्टिलिटी। अ ग्रीन मैनोर क्रॉप द सप्लाई नाइट्रोजन फॉस्फेट, और ये जो ग्रीन मैनोर होगा ये सबसे बड़ा रिसोर्सेज को फुलफिल करेगा वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द इम्प्रूवमेंट हाइड्रेशन एडेट्रेशन एंड क्रम्ब स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, इट टू द प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इरोजन और लीचिंग। और इससे क्या होगा कि मिट्टी का जो इरोजन होगा था, जो मिट्टी कटने की समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाएगी? क्योंकि जो हम लोग जो भी वेजिटेबल था या फिर प्लांट था, प्लांट को हम लोग क्या उसके पत्ती को ऐसे ही तोड़ करके मिट्टी के अंदर दबा दिए, तो इससे क्या होगा उसका जो प्लांट का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर क्या मिट्टी के साथ बाइंड हो जाएगा और जिससे क्या होगा सॉइल डिग्रेडेशन या फिर सॉइल इरोजन दिखने को नहीं मिलेगी। ये ग्रीन मैनोर था। इसके बाद है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जनरल से क्या होगा आर्टिफिशियल होगा। फर्टिलाइजर प्रोवाइड द प्लांट न्यूट्रिएंट, ये भी क्या है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है।
ये क्या है, कमर्शियली मैन्युफैक्चर। ये आर्टिफिशियल है, जो हम वो भी आर्टिफिशियल ही था, बट ये क्या है, कमर्शियल मैन्युफैक्चर्ड है। हम लोग इसे फैक्ट्री में बनाते हैं यूजिंग केमिकल्स, केमिकल्स का यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे हम लोग बनाते हैं, अर्थात मैन्युफैक्चर्ड होता है कंपनी में। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ये सब मार्केट में इजीली मिल जाता है, बोरा बोरा भरकर मिल जाती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, द फर्टिलाइजर सप्लाई द माइक्रो न्यूट्रिक नाइट्रोजन, ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो जो सीड है, हाइब्रिड सीड, उसे इजीली ये फुलफिल कर देता है। फोस्फोरस चाहे तो फोस्फेटिक फर्टिलाइजर आ गया। सोर्स ऑफ माइक्रो, ये भी क्या एक लार्ज अमाउंट है। पोटेशियम फर्टिलाइजर, यदि प्लांट्स को पोटेशियम चाहे तो पोटेशियम ये फुलफिल कर देगी। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर चाहिए तो दो या चार न्यूट्रिशन का मिक्सचर चाहिए तो ये फुलफिल कर देगी। और इसमें नाइट्रोजन होता है, O2O5, K2O, ये सारा फिल, और प्लांट्स को जैसा भी चाहिए वो सारा फुलफिल कर देगी। ये सारा न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर है जो प्लांट्स को रैपिडली उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा डिफरेंट मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या है, साफ पता चल गया मैन्यूर फर्टिलाइजर क्या। मैन्यूर का क्या नेचुरल सब्सटेंसेस जो होगा, ये नेचुरल सब्सटेंसेस, ये क्या ह्यूमन मेड। मैन्यूर क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस है, और ये क्या ह्यूमन मेड, मानव बनाया मैन्युफैक्चर में, ये ऑटोमेटिक बना डिकम्पोज होकर कर। ये मैन्यूर कंटेंट, इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट होगा, वेरी रिच होगा। ये मैंडेट टू द ग्रेट अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ह्यूमन इन सॉइल। और ये क्या है, एनी ह्यूमन टू सॉइल फर्टिलाइजर नॉट एड, किसी प्रकार के ऑर्गेनिक इसमें हम लोग नहीं मिलाते हैं। मैंने नॉट न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, इसमें क्या स्पेसिफिक न्यूट्रिशन स्पेसिफिक नहीं होती है, बट इसमें क्या है, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक होती है, जैसा चाहिए हमें उस प्रकार के हम लोग क्या प्रोडक्शन कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। अमेंडेड चीप, इसमें क्या होता है, चीप होता है, प्रिपेयर द रूरल होम टू द फील्ड। और हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग घर में बना भी लेते हैं, गांव में बनाया जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर कहाँ, एक प्रॉपर तरीका से फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। तो ये था। आज हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद रहने देंगे, तो एक दिन में और ये कंप्लीट हो जाएगी। इरिगेशन, सिंचाई, सिंपल से प्रोसेस सारे लोग जानते हो। इरिगेशन क्या है, सिंचाई, सिंपल पानी में क्या कितने जाकर डालते हैं, सिंचाई। प्रोसेस अप्लाइंग द वाटर, कहाँ वाटर सप्लाई करेंगे, क्रॉप, जो खेती होगा, जो फसल होगी। प्लांट्स बाय द मीन कैनल, फिर प्लांट्स में क्या होगा, कैनल होता है ना, पाइप, जाइलम, फ्लोएम, टिश्यूज बताया है ना। बेल्स जो वायर, ट्यूब वेल्स, नॉन एज द इरिगेशन, उसके द्वारा क्या होगा, प्लांट्स को प्रोवाइड होगा, इसको बोलते हैं इरिगेशन। एडवांटेज क्या है, क्रॉप प्लांट डेडिकेटेड टू द फ्रेश वाटर टू सप्लाई द एसेंशियल एलिमेंट टू देम, जितना चाहिए प्लांट्स को उसे मिल जाएगी फ्रेश वाटर। इरिगेशन क्रॉप फिल्टर नेसेसिटी टू प्रोवाइड सफिशिएंट मॉइस्चर, जर्मिनेशन और जर्मिनेट ड्राई सॉइल। अब सॉइल को भी क्या एक प्रॉपर मात्रा में वाटर होना चाहिए, क्योंकि वहां से नए सीड्स का फॉर्मेशन होता है, नए सीड्स का जर्मिनेशन होता है, अर्थात नया सीड अंकुरन होता है। तो हमें क्या है, उस मिट्टी का भी मॉइस्चर होना जरूरी है, और मॉइस्चर हो तभी आएगी जब हम लोग सिंचाई करेंगे। इरिगेशन नेसेसिटी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द एरियल ब्रांचेस, और इरिगेशन से क्या होता है कि जो मिट्टी है, जो सॉइल के अंदर एरियल ब्रांचेस खुलती है, और इधर प्लांट टू द गॉट इधर गुड क्रॉप यील्ड, और इससे में क्या बोल सकते हैं क्या कि फसल जो है ये बड़े तरीका से ग्रो कर रही है। इरिगेशन इसेंशियल हो जाता है एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन एलिमेंट बाय द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द सॉइल, और इसी इरिगेशन के द्वारा से की सहायता से जो प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम, मैन तो एक्चुअली तो जाइलम भी है। जाइलम क्या करते हैं, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ साथ वाटर के साथ साथ जो भी मिट्टी में अदर पोषक तत्व है, जो अदर न्यूट्रिशन है, वो सभी क्या होता है मिल करके प्लांट्स को प्रोवाइड हो जाता है, और वो प्लांट्स इजीली ग्रोथ करने में सारा न्यूट्रिशन सहायता करता है। इसके बाद सम अदर एडवांटेज, इसके अलावा भी विद इरिगेशन कल्टीवेशन कैन डन अराउंड द ईयर, डू नॉट इन द रेनी रीजन ओनली, है ना। और इरिगेशन से हमें ये कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें यदि जुताई करना है तो क्या करना है, यदि जुताई करना है
तो हमें वर्षा की हमें आशा करना पड़ेगा ताकि मिट्टी मॉइस्चर हो सका, तब इजीली हम लोग जुताई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन कर करके हम लोग कुछ दिन, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद इजीली हम लोग उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। डिजर्ट एरिया द कंटेंट फ्लो द इरिगेशन थ्रू द सॉइल एंड रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ सॉइल। और जो डिजर्ट एरिया जो होता है जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ही नीचे रहती है, तो वहाँ पे क्या हम लोग ये इरिगेशन करके हम लोग सारे प्रोसेस को फुलफिल कर सकते हैं। मॉडर्न मल्टीपर्पज डैम, हम लोग आजकल बहुत सारे डैम्स बना देते हैं। नॉट ओनली प्रोवाइड द वाटर इरिगेशन बट ऑल्सो द कंट्रोल फ्लड। और जहाँ पे फ्लड की समस्या बनती, जहाँ फ्लड की समस्या आती है वहाँ तो और बड़ा डैम बना करके उसका हम लोग पानी को स्टोर कर लेते हैं, और उसके साथ साथ ही हम लोग वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न कर लेते हैं। डैम बना लेते हैं, फिर उसे ऊंचाइयों से गिराते हैं, वहां डायनमो लगा देते हैं, फिर वहां पे रोटेशन होता है तो बिजली प्रोवाइड होती है। तो ये शादी को मिलता है नेविगेटिव बाय द रिवर। इसके बाद हम लोग देखेंगे इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन सिस्टम क्या क्या है। पहला है कैनाल सिस्टम, नहर खुदाई कर दो और पानी जाता रहेगा। टैंक से छोटा छोटा टैंक्स बना दो। वेल है, कुआं है, डग वेल है, खुदाई वाला कुआं जो गड्ढा रहता है। कनल सिस्टम क्या है, कनल सिस्टम तो ह्यूमन मेड, ये क्या मानव द्वारा बनाया जाता है, जहाँ पे वाटर को एक फॉर्म से, एक रिजर्वायर से अदर रिजर्वायर के पास लेकर इजिली जाया जा सकता है। टैंक, टैंक क्या स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर, ये क्या होता है, छोटा सा स्टोरेज रिजर्वायर रहता है। कहते तो स्टोर द रेन ऑफ द वाटर, या हम लोग क्या बोलते हैं, जब वर्षा होती है तो उसको भी पानी को हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, या फिर बाढ़ आया तो उसका हम लोग स्टोर कर सकते हैं। वेल, वेल आर द कंस्ट्रक्टेड द वेयर द एक्सपोर्टिंग द ग्राउंड वाटर द प्रेजेंट। वेल क्या है, जो हम लोग का ग्राउंड वाटर होता है, हम लोग खुदाई करके हम लोग ग्राउंड वाटर के पास पहुंच जाते हैं और वहां से हम लोग इजिली पानी निकालते हैं। ये वेल दो टाइप का होता है, डग वेल होता है, ट्यूब वेल होता है। डग वेल यानी जो एक्चुअल जो कुआं है, और ट्यूब वेल यानी जो हम लोग जो नलकूप लगाते हैं। ठीक है, डग वेल यानी डग वेल इज द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर इन द स्ट्राटा। दिस द डग वेल द हैव देयर द वेस्ट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। हम ये जो डग वेल होता है, डग वेल का डायरेक्टली ग्राउंड टेबल से कनेक्ट होती है और वहां से हम लोग वाटर निकालते हैं। और ट्यूबवेल क्या है, ट्यूबवेल द कैन टैप वाटर फ्रॉम deeper strata from the these while the water lifted diesel to the electricity ramp या पंप। हम लोग ट्यूबवेल में क्या करते हैं, हम लोग मोटर लगा देते हैं, मोटर के थ्रू क्या है पानी को खींचा जाता है। ये ट्यूबवेल है, ये सारा क्या सोर्स है। इसके बाद रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, नदी से एक निकाल लेते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम इज द मोर यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल है ये दो एरिया द वर्ड द कैनाल फ्लो द इनसफिशिएंट। वैसा एरिया जहाँ पे कैनाल खुदाई करना संभव है तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका हम लोग यूज करते हैं। इरिगेशन ड्यू टू द इन adequate water release in the system water directly the draw the from the river subsequent irrigation। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग डैम ये वो हम लोग उसको उस जो नदी हमारा है, नदी को क्या खोल दिया जाता है, वहां से सारे वाटर लिफ्ट कर जाती है। इसके बाद है ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, खेतों में ज्यादा पानी बर्बादी ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप यंत्र का यूज करते हैं। अर्थात सारे खेत में पाइप बिछा देते हैं, उस पाइप में छोटा छोटा होल्स रहता है, या फिर उसमें एक टंकी लगा दी जाती है, जिससे क्या है एक पानी फुब्बारा की तरह निकलते रहता है, और जितना रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पे वहां पानी हम लोग यूज करते हैं, अर्थात प्लांट्स को देते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि ओवरहेड द पार्ट्स ऑफ द स्प्रेइंग द वाटर स्प्रिंकल सिस्टम द सेव टू द लोट ऑफ द वाटर और मोर नेचुरल। ये नेचुरल तरीका से प्लांट्स को जो चाहिए वो वाटर मिल जाती है और ये वाटर में सेव हो जाती है। ये पिक्चर देख सकते हो, सारा पिक्चर में दिया समझने के लिए। इसके बाद है क्रॉपिंग पैटर्न। चलो रहने देते हैं, यहां से हम लोग नेक्स्ट बार देखेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ से चेंज हो जाती है। थैंक यू।